बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की डीमिलिटराइजेशन के प्रोसेस के हवाले से और अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के हवाले से, और इमरान खान का इनिशिएटिव लूज करना और पीडीएम का इनिशिएटिव गेन करना, वॉर फ्रंट सिनेरियो, और ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव गेन कैसे किया जाता है, इनिशिएटिव लूज कैसे किया जाता है, इनिशिएटिव की इंपोर्टेंस इन वॉरफेयर, इनिशिएटिव की इंपोर्टेंस इन बिजनेस, इनिशिएटिव की इंपोर्टेंस इन योर कैरियर, ये कैसे होती है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और एक सर्टेन डिग्री ऑफ प्रॉब्लम आपकी कंपनी फेस कर रही है, किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पास एक सोल्यूशन है और आप इनिशिएटिव ले रहे हो उस प्रॉब्लम को चेंज करने के लिए और उस प्रॉब्लम से अपना एक बेनिफिट लेने के लिए। सो आप एक इनिशिएटिव टेकर हो, आप प्रॉब्लम को हेड ऑन फेस कर रहे हो, बजाय के प्रॉब्लम आपको प्रेशर में लाए, आप प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी बनाकर उसको फेस कर रहे हो। सो इसे कहते हैं एक सर्टेन लेवल ऑफ इनिशिएटिव लेना इन अ बिजनेस वर्ल्ड। इसी तरह से मिलिट्री इनिशिएटिव्स जैसे होते हैं कि एक आर्मी हमले के ऊपर हमले किए जा रही है दूसरी फौज के ऊपर, और दूसरी फौज डिफेंस के ऊपर डिफेंस है, तो ये हमें बताती है कि डिफेंडिंग साइड है वो इनिशिएटिव नहीं ले पा रही है और ऑफेंसिव साइड ऑफेंसिव के ऊपर ऑफेंसिव किए जा रही है। सो ये जो चीज रहती है ना, इसे कहते हैं इनिशिएटिव होना, और जिस आर्मी के पास इनिशिएटिव होता है वो ज्यादातर मिलिट्री विक्ट्रीज हासिल करती है और अल्टीमेटली जंग भी वही जीत जाती है। सो इनिशिएटिव होना उस फौज के पास होना लाजमी होता है जिसने जंग जीतनी होती है। अगर उसके पास इनिशिएटिव नहीं होता तो फिर वो जंग हार जाती है। फॉर एग्जांपल 1971 वॉर, पाकिस्तान ने पहले हमला किया था, पहले हमला तो बहरहाल इंडिया ने किया था, लेकिन इंडिया ने तकरीबन 20 नवंबर के करीब ही हमला कर दिया था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन बाद में यहाँ पर 3 दिसंबर को यहाँ से एयरफोर्स ने हमला किया था इंडिया के बेसिस के ऊपर। सो उसके बाद विद इन 3 to 4 डेज हमने सारा इनिशिएटिव लूज कर दिया था, हम पूरी बैटल के अंदर डिफेंसिव के ऊपर आ गए थे, कोई ऑफेंसिव एक्शन हम नहीं कर पा रहे थे। सो विद इन 3 to 4 डेज हमारा पूरा इनिशिएटिव खत्म हो गया था। सेम गोज फॉर कारगिल, कारगिल का भी हमने डिफेंसिव स्ट्रक्चर बनाया, 3 से 4 हफ्तों के अंदर हमने सारा इनिशिएटिव लूज कर दिया और अल्टीमेटली एक डिफेंसिव बैटल हमने लड़नी पड़ गई। इसी तरह से 65 की वार भी हमने 2 से 3 हफ्तों के अंदर सारा इनिशिएटिव लूज कर दिया और फिर डिफेंसिव बैटल के ऊपर चले गए, और इंडिया भी इतना बड़ा इनिशिएटिव गेन नहीं कर सका। सो ये बताता है कि इनिशिएटिव की इंपोर्टेंस कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन बारबारोसा, जब हिटलर ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला किया था तो उसने बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ था और फॉर 6 मंथ्स टाइम ये हिटलर के फेवर में था कि इनिशिएटिव इतना बड़ा था कि सोवियत यूनियन अब टूटा के कब टूटा, लेकिन 6 महीने के बाद भी जब सोवियत यूनियन नहीं कोलैप्स हुआ और लकीली बच गया, कोलैप्स होने वाला था बट लकीली बच गया, खुदा की रहमत थी कि वो बच गया। सो वो जब बच गया तो उसके बाद इनिशिएटिव जर्मन आर्मी से हट गया और स्लोली स्टेलमेट हुई, स्टेलमेट के बाद जर्मन आर्मी से इनिशिएटिव हटकर रशियंस के पास चला गया और फिर रशियंस ने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया ऑपरेशन यूरेनियस के थ्रू, और बाद में जाकर जो जर्मन इनको पीछे पीछे भेजना शुरू कर दिया। सो इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दुश्मन पर हमला करना बहुत जरूरी होता है, बजाय के दुश्मन से सिर्फ मार खाई जाए। सो जब भी आप इनिशिएटिव लेते हो और दुश्मन पर ज्यादा से ज्यादा हमला करते हो तो आप दुश्मन के मोरल को कमजोर कर देते हो, उनकी प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज कर देते हो, उनकी एबिलिटी टू चेंज द इवेंट्स इन देयर फेवर कंट्रोल कर लेते हो और आप इवेंट्स को अपने फेवर में चेंज करना शुरू कर दे हो। सो इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसे कहते हैं ऑपरेशनल आर्ट। ये पढ़ाई जाती है मिलिट्री स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूट है जो क्वेटा के अंदर स्टाफ कॉलेज है, वहां पर पढ़ाई जाती है, और जब भी किसी को कर्नल से ब्रिगेडियर बनना होता है तो उसको वहां पर भेजा जाता है ताकि वो पढ़ाई करके आए। स्टाफ कॉलेज का अगर ग्रेजुएट होगा या वहां से पढ़ा हुआ होगा, मास्टर्स वगैरह की होगी ऑपरेशनल आर्ट या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में या स्ट्रेटेजिक स्टडीज में जब उसने की होगी, तब जाकर उसको ब्रिगेडियर की प्रमोशन दी जाती है ताकि उसे ऑपरेशनल आर्ट ये अच्छे से पता हो कि इवेंट्स को कैसे चेंज करना है अपने फेवर में। सो इनिशिएटिव कैसे लेना है, इनकी इंपोर्टेंस क्या होती है। सो यहाँ पर भी आप देखें इमरान खान ने इनिशिएटिव लूज किया है। इनिशिएटिव लूज एक्चुअली में इस तरह से किया है कि इनिशिएटिव तो अभी इमरान खान के पास ही है, ब्रॉड स्ट्रेटेजी में इमरान खान तो जीत ही जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म में, लेकिन मसला ये है कि ये शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव भी क्यों लूज हुआ, हम इसे भी डिस्कस करना चाहिए ना। मिलिट्री में जब होते हैं ना आप लोग, तो आप किसी भी जो चीज होती है ना, इवेंट्स को आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको अटेम्प्ट टू एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद कुछ कंक्लूजन गेन करने की कोशिश करते हैं, ये इनिशिएटिव क्यों लूज हुआ, ये क्यों लूज हुआ, ये करना चाहिए था। सो ये भी हमें देखना चाहिए कि हमने ये इनिशिएटिव कैसे लूज किया। लॉन्ग टर्म भले हम जंग जीत जाए, लेकिन इससे मतलब ये तो नहीं है कि हमारी परफॉर्मेंस कोई अच्छी थी। सो ये वो चीजें हैं जो जज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कभी कभार क्रिकेट में जीत जाते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमारी टीम ने वो इतनी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस नहीं दी, बुरी परफॉर्मेंस दी, बट समहाउ दे गॉट लकी एंड दे गॉट वन, दे वॉन द मैच। सो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि इमरान खान जीत तो जाएगा, लेकिन ये लक की वजह से होगा, ये मतलब अपनी मेहनत की वजह से नहीं होगा। हालांकि इमरान खान ने डिफाइंस शो किया, रेजिस्टेंस शो किया, लेकिन इनिशिएटिव क्यों हम लूज कर गए, पीटीआई ने इनिशिएटिव क्यों लूज किया। इनिशिएटिव लूज करने के पीछे 3 बेसिक वजह नजर आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बुनियादी वजह ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकंड इंटेलिजेंस एबिलिटी ऑफ पीटीआई टू अंडरस्टैंड कि दुश्मन कहां से हमला करने वाला है। इंटेलिजेंस एबिलिटी नहीं थी कि ये
कहां से हमला करने वाला है, कैसे करने वाला है और इन्होंने क्या प्लान बनाया हुआ है। यहां पर सबसे बड़ी गलती हुई। तीसरी, जो सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट था कि पाकिस्तान के अंदर आईन है, दस्तूर है, ये सबसे बड़ी मतलब खामी है। ये वो तीन चीजें हैं जिसने पीटीआई का इनिशिएटिव कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है। सबसे पहली चीज ऑर्गेनाइजेशन वो होनी चाहिए थी, और जितनी मजबूत और डिटरेंट और डिटरमिन्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास होती तो उतना ही ज्यादा टफ टाइम मिलता मिलिट्री को क्रैकडाउन करने में, और जितना टफ टाइम मिलिट्री को मिलता तो मिलिट्री उतनी ज्यादा एक्सपोज होती थी। लेकिन इस वीक ऑर्गेनाइजेशन को भी सप्रेस करते हुए मिलिट्री की नींदें उड़ गई है। मिलिट्री को कोर्ट्स कंट्रोल करनी पड़ी है, मिलिट्री को पीडीएम को बनाना पड़ा है, मिलिट्री को आपकी ये जो है जर्नलिस्ट कम्युनिटी को कंट्रोल करना पड़ा है, आपके सारे लिबरल एक्सपोज कर दिए, आपके सारे रिलीजियस पर्सन एक्सपोज कर दिए, फॉरेन पावर्स एक्सपोज कर दिए। तो सब कुछ एक्सपोज करने के बावजूद भी मिलिट्री वो रिजल्ट्स हासिल अभी तक नहीं कर पाई जो वो करना चाहती है। सो ये जो कहते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट इमरान है वगैरह वगैरह, सो मिलिट्री को प्रोजेक्ट इमरान को अंडू करते करते खुद मिलिट्री अंडू हो गई है। और ये आने वाले दिनों में मिलिट्री को पता चलेगा कि उन्होंने कितने बड़े लॉसेस सफर किए हैं और कितनी बड़ी मतलब है उनकी धज्जियां उड़ने वाली है। बहरहाल मुझे ये भी पता है कि इमरान खान को अपने दुश्मन की डिफीट पर कैपिटलाइज करना नहीं आता। जब दुश्मन को शिकस्त दी जाती है तो उस पर कैपिटलाइज कैसे किया जाता है, उस पर नई स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, ये बहुत बड़ी वीकनेसेस है पीटीआई की। सो इमरान खान ये विक्ट्री जीतने के बावजूद भी कभी भी मतलब पीडीएम के वो इतना डैमेज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको मतलब डैमेज देना ही नहीं आता है। इनकी एबिलिटी ही नहीं है कि कैसे कंट्रोल किया जाए इन तमाम तर चीजों को। बहरहाल ये है वो इनिशिएटिव की बैटल जो इमरान खान ने इस वक्त लाइटली सफर की है, और ये भी इसी वजह से सफर किया कि मिलिट्री ने एक्सेसिव यूज ऑफ पावर किया है, गन्स चलाई है, बंदों को मारा है, लोगों को पकड़ा है, अरेस्ट किया है, अब्यूज किया है, पूरे नेशन का अब्यूज कर दिया मिलिट्री ने। तब जाकर इन्होंने इनिशिएटिव रीगेन किया है। और इनिशिएटिव रीगेन भी कहां किया, अभी तो स्टेलमेट है ना, ये जो भी चीज बेच रहे हैं वो तो बेच नहीं रही है ना, बिक नहीं रही है आवाम के अंदर। सो इनिशिएटिव रीगेन कहां किया है, अभी तो स्टेलमेट है। सो बहरहाल ये है आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अब आते हैं हम अकाउंटेबिलिटी ऑफ द नेशन के ऊपर। अब यहाँ पर आप देखें ये जजेस हमारी भंग पीकर सो रहे हैं, हर किस्म का उल्टा सीधा फैसला दे रहे हैं, क्योंकि जजेस को डर नहीं है रियासत का। जजेस को पता है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमसे कोई पूछेगा नहीं। जीएचक्यू सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशन है, जीएचक्यू इतना ताकतवर इंस्टीट्यूशन है कि वो आइन से भी ज्यादा ताकतवर है। सो हमसे कोई पूछेगा नहीं, और अगर हमसे कोई पूछने आया तो वकीलों के साथ मिलकर हम सड़कों के ऊपर एहतजाज करेंगे। और शासी गवर्नमेंट तो बड़ी कमजोर गवर्नमेंट होती है, सो उससे तो हम झुका ही लेंगे। और जीएचक्यू तो हमेशा ताड़ में रहता है कि सड़कों के ऊपर कुछ हो तो हम सियासी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। सो ये मतलब है ना जीएचक्यू की पॉलिसी है, जिसकी वजह से सियासी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, जिसकी वजह से जो अनअकाउंटेबल जुडिशरी है वो एग्जिस्ट करती है आपके मुआशरे के अंदर। सो पाकिस्तान के अंदर तमाम बुराइयों की जड़ जीएचक्यू है। सो ये भी आपको समझना चाहिए। इसी तरह से एक जनरल जब भी मतलब बदतमीजी करता है, वाहियातगिरी करता है पाकिस्तान के अंदर, बेगैरती करता है, तो उसे डर नहीं होता पाकिस्तान के आइन का, उसे डर नहीं होता पाकिस्तान के दस्तूर का, उसे डर नहीं होता कि उसकी कभी अकाउंटेबिलिटी हो। यही चीज आपके जर्नलिस्ट के खिलाफ भी चली जाती है, जैसे कामरान शाह जैसे वाहियात लोग भी आकर जर्नलिज्म का नाम लेते हैं। सो ये उसे डर नहीं है कि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। इस रियासत के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें मुझसे पूछा जा सकता है कि भाई ये तुम जो बेगैरतियां कर रहे हो ये किस बुनियाद पे कर रहे हो। लेकिन उसको पता है कि मिलिट्री मुझे बचा लेगी, मैं पॉलिटिकल मैनेजमेंट करके बच जाऊंगा, यहां से निकल जाऊंगा, वहां से निकल जाऊंगा। सो ये जो डर नहीं है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर, पुलिस की बदमाशी देखिए आप लोग, इनके अंदर डर ही नहीं है कि रियासत हमें कभी भी अकाउंटेबल ठहराएगी हमारे एक्शंस के ऊपर। सो इस वजह से ये बदतमीजी वाला, वाहियात वाला ये बिहेवियर निकलता है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। सो इमरान खान को आने के बाद सबसे पहली चीज जो करनी है वो अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस करनी है, कि इंस्टीट्यूशंस ने किस तरह से पाकिस्तान के आइन को तोड़ा, किस तरह से जमहूरियत को लपेटने की कोशिश की, किस तरह से मीडिया ने साथ दिया, किस तरह से पुलिस ने साथ दिया जमहूरियत को लपेटने के लिए, किस तरह से आइन सैबोटेज हुआ, किस तरह से जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हुई। सो इस तरह की अकाउंटेबिलिटी इमरान खान ने करनी है। अब इस तरह की अकाउंटेबिलिटी करने के लिए इमरान खान को एक बड़ा मैंडेट चाहिए। मैंडेट तो अवाम दे देगी, लेकिन उसके बाद विजन चाहिए, विल चाहिए, और डिप्लॉयमेंट ऑफ द पीपल चाहिए, और पावर चाहिए। अब वो पावर गेन करना तो इमरान खान के हाथ में है ना। हम तो वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बना लेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस यूज करके वो कैसे मैनेज करता है ये तो इमरान खान के ऊपर है ना। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, नाजीज के साथ जो गवर्नमेंट बनी थी 1933 में, जो हिंडनबर्ग ने कॉम्प्रोमाइज किया था नाजी के साथ। हिंडनबर्ग प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, और इसने चांसलर बनाया था एडोल्फ हिटलर को प्राइम मिनिस्टर। हिंडनबर्ग का आइडिया यह था कि नाजीज बड़े मशहूर है, पॉपुलर है, अगर मैं इनको गवर्नमेंट में लेके आता हूँ तो मैं इनको इतनी कमजोर गवर्नमेंट दूंगा जिस तरह से मतलब बाजवा ने इमरान खान को कमजोर गवर्नमेंट दी। सो बाजवा ने इमरान खान की गवर्नमेंट को कमजोर रखा था। हिंडनबर्ग का भी आइडिया यह था कि ये एडोल्फ हिटलर है, पॉपुलर है, इसको मैं अगर गवर्नमेंट में ले आऊंगा तो मैं इसको इतनी कमजोर गवर्नमेंट दूंगा कि ये कुछ ज्यादा उखाड़ ही नहीं पाएगा। जब ये कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएगा तो हम मतलब है ना इसकी पॉपुलैरिटी भी यूज करेंगे, और फिर हिटलर को हम यूज करेंगे अपने मकासद के लिए। लेकिन हिटलर बड़ा क्लेवर था, हिटलर का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि उसको सब कुछ पता था। हिटलर के ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन में एसए आती थी और एसएस आती थी। अब एसए 3.5 मिलियन के ऊपर थी, जैसे ब्राउन शर्ट्स कहते हैं, ब्राउन शर्ट्स 3.5 मिलियन के ऊपर थी बनी हुई, जिनके पास मशीन गन्स थी, आरपीजी थे। आरपीजी तो उस टाइम पे नहीं थे, मोटार थे, जो दूसरे वेपन्स होते हैं वो थे, थॉमसन मशीन गन्स वगैरह और MP2449 वगैरह गन्स, सब कुछ उनके पास था। और उस वक्त जर्मनी की आर्मी की तादाद 1 लाख भी नहीं थी और जो एसए थी वो 3.5 मिलियन थी। और एसए चाहती थी कि जर्मन की आर्मी की छुट्टी की जाए और ऐसे ही जर्मन आर्मी बन जाए। बहरहाल हिटलर इस बात के ऊपर एग्री नहीं कर रहा था। इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन थी हिटलर के अंडर में, जिसे कहते हैं एसएस। एसएस बड़े पढ़े लिखे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी। एसए के अंदर जो ब्राउन शर्ट्स थे उनके अंदर हर कोई आ सकता था। एसएस ब्लैक शर्ट्स थे जिनके अंदर हर कोई नहीं आ सकता था, पढ़े लिखे लोग आ सकते थे, बड़े सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड, ब्यूरोक्रेटिक, पुलिस को कंट्रोल करने वाले, बिजनेसमैन के साथ डील करने वाले। और जो सबसे ज्यादा काम किया है हिटलर के लिए वो एसएस ने किया था। सो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हिटलर लेकर आया था और उसको सिर्फ एक राइट चांसलर की पोस्ट मिली थी और 2 मिनिस्ट्रीज मिली थी आउट ऑफ 10 मिनिस्ट्रीज। मतलब 3 लोग थे नाजीज के, बाकी दूसरी पार्टियों के लोग थे। यहाँ पर आप हिटलर की नाजीज्म देखें, कितने मतलब स्ट्रेटेजिक विजन वाले लोग थे। इन 3 लोगों की मदद से उन्होंने पूरे मतलब है ना अपोजिशन का सफाया कर दिया। सबसे पहली अपोजिशन उनके अंदर थी जो कम्युनिस्ट पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। राष्ट्रसभा के अंदर आग लगाई और उसके बाद उसका इल्जाम कम्युनिस्ट के ऊपर डाला, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और फिर कम्युनिस्ट का सफाया कर दिया। इसी तरह से दूसरी अपोजिशन पार्टी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस वगैरह कैथोलिक, उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, उनकी सफाया कर दिया। इसी तरह से एसए के अंदर अर्नेस्ट रोम था जो पार्टी के अंदर से उभर रहा था और हिटलर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था, तो उसका भी सफाया कर दिया। नाइट ऑफ 1000 लॉन्ग नाइव्स, उसको भी आप पढ़े तो कैसे उसने अपनी ही पार्टी के लोगों को सफाया कर दिया जो कि मतलब धोखा देने की कोशिश कर रहे थे हिटलर को। इसी तरह से फिर था इनका राइट चांसलर और फिर था उनके ये जो जर्मन आर्मी जो इनको कोऑपरेट नहीं कर रही थी, तो फिर उसे भी मैनेज कर लिया। उनके अंदर भी ऐसे ऑफिसर्स ला दिए जो नेशनल सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, फिर उनको अभी कंट्रोल में ले लिया। फिर बिजनेस कम्युनिटी को कैसे कंट्रोल करना है वो भी आप देखें, उन्होंने कितना स्लोली एंड ग्रेजुअली कंट्रोल हासिल कर लिया। बिजनेस कम्युनिटी को इंसेंटिव्स देकर, उनसे कुछ लेकर कुछ देकर। इसी तरह से जब हिंडनबर्ग की डेथ हो गई तो पूरी की पूरी चांसलरी को ये हिंडनबर्ग की प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ मिक्स कर दिया और हिटलर प्रेसिडेंट भी बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया साइमल्टेनियसली। सो स्लोली विद इन 2 इयर्स 1933 में गवर्नमेंट आए, बाय द एंड ऑफ 1935 उन्होंने सारे मुल्क के ऊपर कंट्रोल कर दिया। विद इन 2 इयर्स क्योंकि ऑर्गेनाइज थे, स्ट्रक्चर था उनका और उनकी प्लानिंग थी। और जब 1935 में उन्होंने सारा कंट्रोल कर लिया पूरे मुल्क के ऊपर, तो फिर उन्होंने ओलंपिक्स लॉन्च करवाए, फिर उन्होंने मिलिटराइजेशन की। जब मुल्क के ऊपर कंट्रोल हुआ फिर उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दी। फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले वर्साई की ट्रीटी को फाड़ दिया, कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जाकर उन्होंने ओलंपिक्स करवाए, उसके बाद जाकर उन्होंने डीमिलिटराइजेशन को खत्म किया और रीमिलिटराइजेशन ऑफ द जर्मन सोसाइटी करना शुरू की। फिर टैंक्स बनाना, हथियार बनाना, तोप, एयरफोर्स सब बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए पहले उन्होंने 2 साल अपने इंटरनल एनिमीज को काउंटर किया, फिर 1935 के बाद उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर आकर खेलना शुरू किया। बाय द 1939 उन्होंने सारे मतलब यूरोप के अंदर अपना ढंका बिछा दिया था कि नेशनल सोशलिस्ट यानी नाजीज मतलब है ना इस तरह से पीछे नहीं हटने वाले। सो वो क्लियर थे अपने ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, स्ट्रेटेजी के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें गलत भी, उनके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। सो इनकी स्ट्रेटेजी क्लियर थी। यहाँ पर मैं वही कमिटमेंट और स्ट्रेटेजी चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि नाजीज बुरे थे, मतलब लेफ्ट लिबरल्स वगैरह कहते हैं ना नाजीज बुरे थे। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो नई नाजीज की गवर्नमेंट बैठी हुई है हमारे अंदर, ये क्या कर रही है? अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, मैं बता देता हूँ, ये दुनिया के अंदर लिबरलिज्म, सेक्युलर ट्रुथ, ऑनेस्टी की वैल्यूज को प्रचार करता है कि हम सबके साथ खड़े, ये खड़े, वो खड़े। इन रियलिटी ये वही काम करते हैं जो नाजीज ने जर्मनी के अंदर किया था, अपोजिशन को वाइप आउट कराना, मैनेज करना। पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन इस वक्त मैनेज की हुई है। पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर बादशाह क्यों है? अमेरिका तो जमहूरियत का सपोर्टर है ना, फिर जमहूरियत क्यों नहीं आई पूरी इस्लामिक सिविलाइजेशन के अंदर? इसीलिए नहीं आई क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है जमहूरियत इस्लामिक सोसाइटी में है। तो इसीलिए बादशाह वगैरह, क्योंकि बादशाह बड़ा कमजोर होता है। 2 मुजाहरे हो गए सड़कों के ऊपर तो बादशाह हिल जाती है, इतनी कमजोर होती है बादशाह। सो ये इतनी कमजोर बादशाह को लेकर अमेरिका इनको मैनेज कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अब कंट्रोल कर सकता है तो इसीलिए वो इनको छेड़ता भी नहीं है, इनको रखता है क्योंकि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को परसू करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आपको लेकर देखनी है ब्रॉड पर्सपेक्टिव में। सो इस्लामिक सिविलाइजेशन को अगर हमने रिवाइव करना है तो हमें डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, क्योंकि बादशाह बड़ी कमजोर है और बड़ी जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है अमेरिका के सामने। इसी तरह से आप एक और चीज देख लीजिए, ये जो डीमिलिटराइजेशन पाकिस्तान की बात कर रहा था मैं शुरू में, कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। तो डीमिलिटराइजेशन आपने कैसे करनी है? असल में मिलिटराइजेशन ऑफ पाकिस्तान हुई कैसे? मिलिटराइजेशन ऑफ द पाकिस्तान ऐसे हुई है जैसे इजिप्ट की मिलिटराइजेशन हुई है, म्यांमार की मिलिटराइजेशन हुई है। ये मिलिटराइजेशन पहले तो वेस्टर्न ममालिक खुद ही करवाते हैं। पहले लोगों को इनसिक्योर करते हैं कि देखो तुम्हारा ये दुश्मन है, तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर है, तुम्हें बड़ी फौज की जरूरत है, अगर फौज नहीं होगी तो तुम गुलाम बन जाओगे। पहले डर फैलाते हैं, उसके बाद डर फैलाने के बाद लोगों के अंदर मिलिटराइजेशन
मिलिटराइजेशन का सपोर्ट पैदा करते हैं कि यार मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए, फिर मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी हो जाती है, फिर उस मिलिट्री को जाकर ये इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि मिलिट्री के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब पेलिपोनेशियन वॉर्स हम पढ़ते थे, एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जो जंग हुई थी, ये दो अलायंस बने हुए थे। एथेंस के साथ कुछ सिटी स्टेट थे, वो एथेंस को सपोर्ट कर रहे थे, स्पार्टा के साथ कुछ सिटी स्टेट थे, वो स्पार्टा को सपोर्ट कर रहे थे। तो इन दोनों के दरमियान जंग होने का खतरा बढ़ गया था, क्योंकि दोनों ताकतवर थे। पहले स्पार्टा सबसे ज्यादा ताकतवर था, फिर एथेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली ज्यादा ताकतवर होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर थ्यूसिडिडीज ने कहा कि एक ताकतवर मुल्क होता है और जब दूसरा ताकतवर बन रहा होता है तो इन दोनों के दरमियान जंग होना जरूरी होती है, इसे कहते हैं थ्यूसिडिडीज ट्रैप। तो इसी तरह से इनके दरमियान जंग हुई। तो स्पार्टन्स ने मिलिट्री पावर के थ्रू एथेंस को तबाह भी कर दिया था। लेकिन स्पार्टन सोसाइटी इतनी करप्ट थी मिलिटराइजेशन की वजह से, एथेंस सोसाइटी मिलिटराइज नहीं थी। एथेंस सोसाइटी कॉमर्स पे चलती थी, सिविल लिबर्टी पे चलती थी, वहां पर प्रोस्टिट्यूशन थी। बहरहाल वहां की औरतों की इज्जत यही थी कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, बस इससे ज्यादा कोई उनकी इज्जत नहीं थी, और उनको सिटीजनशिप भी नहीं मिलती थी। द ओनली वे टू लिव अर्न वो यही था कि वो प्रोस्टिट्यूशन करे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। एथेंस की औरतों की यही हालत थी, और यही आप देखेंगे मॉडर्न सोसाइटीज औरतों को इस तरह ही लेकर जा रही है, क्योंकि उनकी आइडियल्स एथेंस से आते हैं। तो आइडियल एथेंस से आते हैं तो औरतों की भी वही हाल करेंगे जो एथेंस के था। और एथेंस के अंदर औरतों की सिर्फ एक ही इजाजत थी, वो ये थी या तो गुलाम रहे या तो प्रोस्टिट्यूट रहे। अगर गुलाम नहीं रहना चाहती तो प्रोस्टिट्यूट रहे, सिटीजनशिप आपको मिलेगी नहीं। सो ये एथेंस के अंदर था। एथेंस की डेमोक्रेसी के अंदर ये सब कुछ था। डिसइनफ्रेंचाइज्ड वुमेन एग्जिस्ट करती थी, और यहाँ पर भी यही है। आप देखें लिबर्टी का नाम लेकर औरतों को प्रोस्टिट्यूशन की तरफ भेजा जा रहा है। सो यहाँ पर आप देखें इनके दरमियान जब जंग हुई तो स्पार्टन सोसाइटी पहले जीत गई। बाद में स्पार्टन सोसाइटी के अंदर वीकनेसेस नजर आई, क्योंकि ओवर मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी की वजह से वहां पर करप्शन ज्यादा फैली थी। इसे आप इब्ने खल्दून जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है, बड़े पढ़े लिखे मुसलमान है, उसने भी कहा था कि मिलिटराइज्ड सोसाइटीज आर द मोस्ट करप्ट सोसाइटीज इन द वर्ल्ड। जो सोसाइटीज मिलिटराइज्ड होती हैं उनमें बहुत ज्यादा करप्शन होती है, और अनफॉर्चुनेटली लोग बड़े खौफ में रहते हैं, और मिलिट्री एक खौफ पैदा करके रखती है लोगों के अंदर के अगर हम नहीं होंगे तो तुम्हें ये कंट्रोल कर लेगा, वो कंट्रोल कर लेगा। और इस खौफ की वजह से लोग मिलिट्री को क्वेश्चन नहीं करते तो मिलिट्री अनअकाउंटेबल होती है, अनअकाउंटेबिलिटी से करप्शन इमर्ज करती है। सो ये स्पार्टन की ये करप्शन जब इमर्ज की तो अल्टीमेटली स्पार्टन ये पूरी की पूरी जंग हार गया। फिर मैसेडोनिया आया, फिर एथेंस ने बड़ा अच्छा टाइम चलाया, फिर मैसेडोनिया के फिलिप आ गए, अलेक्जेंडर वगैरह आ गया, और उसने जाकर सारा को जीत कर लिया। सो ये आपको देखने में आता है कि कैसे सोसाइटीज कंट्रोल की जाती हैं। अब पाकिस्तान की मिलिटराइजेशन की वजह यह है कि हम समझते हैं कि इंडिया से हमें बड़ा खतरा है। अब मसला यह है कि मिलिट्री हमें इस खतरे से बचा भी नहीं सकती। हमारे अंदर डर तो पैदा दिया है मिलिट्री ने कि भाई इंडिया से खतरा है, जो कि है भी, एक रियल सेंस में खतरा लगता भी है, लेकिन एक्चुअली में ये फौज हमें कभी इस खतरे से बचा भी नहीं सकती। अगर एक कन्वेंशनल वार हो जाए इंडिया के साथ तो 15 दिन में इस फौज की छुट्टी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। सो हमें तो मिलिट्री बचा भी नहीं रही है, तो हमें बचा कौन रहा है? न्यूक्लियर वेपन्स। इस फौज को कौन बचा रहा है? न्यूक्लियर वेपन्स। और इस फौज की अल्टीमेट स्ट्रेटेजी क्या है? इंडिया को थोड़ा सा रोकना है, उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर डलवा के जंग को बंद करवा देना है। हमने थोड़ी दिल्ली जीतना है, ना ही हमारे पास कैपेसिटी है दिल्ली जीतने की। तो फिर इस फौज की हैसियत क्या है और इस फौज की जरूरत क्या है, और ये हमें कैसे बचा रही है इंडिया से? ये भी तो सवाल है ना, ये भी तो एक सवाल है ना। सो ये हमें सोचना है कि ये मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी क्यों हुई है। अब मिलिटराइजेशन को डीमिलिटराइज करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिलिट्री चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी सबसे पहले, उसके बाद इनकी प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद मिलिट्री को सबसे पहले आपने स्पेस कम करना है। मिलिट्री का स्पेस कहां से कम करना है? मिलिट्री के तमाम ऑफिसर फॉरेन सर्विसेज में निकालो, इंटेलिजेंस एजेंसीज में निकालो, उनको वापस बैरक्स में भेजो। उनके जुडिशरी को जो विंग कंट्रोल करते हैं उन्हें भी बाहर निकालो। उनके जो नेब के अंदर ऑफिसर है उन्हें भी वहां से निकालो। जो दूसरे सिविलियन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए वहां से निकालो। जो सिविल सर्वेंट्स बनकर बैठे हुए उन्हें वहां से भी निकालो। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको मिलिट्री ने जितनी ओवर रीच की हुई है वहां से निकालना है। जितने सारे बिजनेसेस को इंक्रोच किया हुआ है उन्हें वहां से भी निकालो। सो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप डीमिलिटराइजेशन करेंगे। अब डीमिलिटराइजेशन करने के लिए आपके पास एक आर्मी तो होनी चाहिए ना, आपके पास एक पावरफुल आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि वरना जब जैसे ही ये मिलिट्री देखेगी डीमिलिटराइजेशन ऑफ द स्टेट हो रही है, मिलिट्री अपना पावर लूज करती जा रही है स्टेट के अंदर, तो ये मार्शल लॉ की तरफ आ जाएंगे। सो मार्शल लॉ को काउंटर करने के लिए आपके पास एक फौज होनी चाहिए, वो फौज बनाना इमरान खान का काम है। सो ये वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं जिससे आप एक इफेक्टिव गवर्नमेंट हासिल कर सकते हैं, एक पावरफुल सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हासिल कर सकते हैं। और जिस दिन आप पावरफुल सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हासिल करने में कामयाब हो गए, जीएचक्यू का पावर इस मुल्क के अंदर कम हो गया, जीएचक्यू कट टू द साइज हो गया, उस दिन आप देखेंगे ये जजेस कांपेंगे, जजेस की टांगे कांपेंगी, ये फौजियों की बीवियां हैं इनकी टांगे कांपेंगी जो अब बदमाशियां करती फिर रही है क्योंकि जनरलों ने बदमाशी की हुई है। उस दिन आप देखेंगे इस पुलिस की टांगे कांपेंगी, उस दिन आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स की टांगे कांपेंगी, और उस दिन आप देखेंगे ये जो जर्नलिस्ट कामरान शाहिद है ना, ये भैंचोद साला भाग जाएगा।
इसकी भी टांगे कांपेंगी, क्योंकि इसको पता है कि जीएचक्यू जैसे बदमाश अब मेरे पीछे नहीं खड़े, उन बदमाशों के भी बाप आ चुके हैं। सो इस तरह से आप डर फैलाते हैं, अकाउंटेबिलिटी फैलाते हैं, फिर आप एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस वक्त तो कोई डर ही नहीं है, सबको पता है कि कानून की कोई हैसियत नहीं है, जीएचक्यू की हैसियत है, और अगर मैं जो कुछ भी करूं और जीएचक्यू के सामने कॉम्प्रोमाइज करूं तो मैं कानून से भी बच सकता हूं। सो ये वो चीजें हैं जो आपने चेंज करनी है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।